नमस्कार, मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं 21 फरवरी 2021 को हुई RSCIT एग्ज़ाम की आंसर की लेकर आई हूँ, जो कि आपको व्याख्या के साथ मिलेगी। हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले सबसे सटीक और सबसे सही आंसर की विद डिस्क्रिप्शन के साथ मिलती है। आप यदि VMOU के आंसर की के साथ हमारी आंसर की मैच करेंगे तो आपको सबसे सटीक आंसर मिलेंगे, वो भी डिस्क्रिप्शन के साथ कि उनके लॉजिक्स के साथ कि ये सही है तो क्यों है और गलत है तो क्यों है। आइए अब हम देखें 21 फरवरी 2021 को हुई RSCIT एग्ज़ाम की आंसर की। मैं आपको आंसर की बताऊं उसके पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी कि अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। आइए अब देखें 21 फरवरी 2021 को हुई RSCIT एग्ज़ाम की डिस्क्रिप्शन के साथ आंसर की। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी ई-मित्रा वेब पोर्टल का उपयोग करके लाभ नहीं उठा सकती है। 4 ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो है, पहला बिजली का बिल भुगतान करना, दूसरा पानी का बिल भुगतान करना, तीसरा बोनाफाइड प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना और चौथा मोबाइल के बीच फाइलें साझा करना। तो इसका सही उत्तर है डी, यानी हम ई-मित्रा वेब पोर्टल के द्वारा मोबाइलों के बीच फाइलें साझा नहीं कर सकते हैं। बाकी के तीनों काम हम कर सकते हैं, बिजली का बिल भर सकते हैं, पानी का बिल जमा कर सकते हैं और बोनाफाइड सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, डैश 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 का उपयोग 2 या अधिक मोबाइलों के बीच फाइलों का स्थानांतरित करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके 4 ऑप्शंस जो दिए हैं, पहला है ब्लूटूथ, दूसरा है गूगल मैप्स, तीसरा है राजस्थान संपर्क और चौथा है गूगल ग्लास। तो इसका सही उत्तर है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ एक ऐसी सुविधा होती है जिसके द्वारा हम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में फाइल या डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जबकि गूगल मैप्स गूगल द्वारा दी गई एक ऐसी सुविधा है जिससे हम कोई भी प्लेस या लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। राजस्थान संपर्क राजस्थान सरकार द्वारा दी गई एक ऐसा पोर्टल है जिसके द्वारा हम राज्य की समस्याओं की शिकायतें करवा सकते हैं। और गूगल ग्लास गूगल द्वारा दी गई एक ऐसी सुविधा है जिसके द्वारा हम वर्चुअल रियलिटी का कंसेप्ट का यूज़ करते हुए किसी भी इमेज को रियल मोड में देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, कॉम्बिनेशन कीज़ हैं। 4 ऑप्शन है, पहला एंटर, डिलीट और बैक स्पेस, दूसरा है अल्टर, कंट्रोल, शिफ्ट, तीसरा है स्पेस बार, एंटर और विंडोज कुंजी, चौथा है F1, F10 और F12 की। तो कॉम्बिनेशन कीज़ वो कीज़ कहलाती है जो सेपरेटली वर्क नहीं करती, जिनको किसी कीज़ के साथ प्रेस किया जाता है तभी वो वर्क करती है। और ऐसी 3 कीज़ का कॉम्बिनेशन है जो कि बी में दिया हुआ है, अल्टर, कंट्रोल और शिफ्ट। इनको हम सेपरेटली यूज़ करें तो इनसे कुछ भी नहीं होता है, इन्हें किसी और कीज़ के साथ यूज़ करना पड़ता है। तो सही उत्तर है बी। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में जूम स्लाइडर का क्या उपयोग है। 4 ऑप्शंस जो दिए हैं, पहला है व्यूइंग क्षेत्र को बड़ा या घटाकर देखने के लिए, दूसरा है चयनित पार्ट को बोल्ड करने के लिए, तीसरा है चयनित पार्ट को हटाने के लिए और चौथा है एक पैराग्राफ में नया पार्ट सम्मिलित करने के लिए। तो इसका सही उत्तर है व्यूइंग क्षेत्र को बढ़ाकर या घटा करके देखने के लिए जूम का प्रयोग किया जाता है। जूम का मतलब ही होता है बड़ा करना या छोटा करना, जबकि चयनित टेक्स्ट को बोल्ड करना या चयनित टेक्स्ट को हटाना ये फॉर्मेटिंग के काम हो जाते हैं। और टेक्स्ट में नया टेक्स्ट इंसर्ट करवाना पैराग्राफ में ये इंसर्टिंग का काम हो जाता है या ये भी फॉर्मेटिंग का काम कहलाता है। इसलिए इसका सही उत्तर है ए, बाकी के 3 ऑप्शंस गलत हैं। 5वां प्रश्न है, MS Excel 2010 में फ्रिज पेन कमांड का प्रयोग क्या है। इसके 4 ऑप्शंस जो दिए हैं वो है, पहला किसी वर्कशीट में एक क्षेत्र से फॉर्मेटिंग की कॉपी करने के लिए और इसे दूसरे क्षेत्र में लागू करने के लिए, दूसरा है रो और कॉलम शीर्षक को स्थिर रखने के लिए ताकि वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय वो स्क्रॉल नहीं हो, तीसरा है सूत्र बनाने के लिए और चौथा है चार्ट बनाने के लिए। तो इसका सही उत्तर है बी। बी का मतलब है कि रो और कॉलम के शीर्षक को हमको स्थिर रखना है। बड़ी सारी हमारी वर्कशीट है जिसमें बहुत सारा डेटा है और हम हेडिंग देखते हुए और काम करना चाहते हैं, तो हेडिंग हमारा फ्रीज हो जाता है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह से हम फ्रीज कर सकते हैं और बाकी की स्लाइड की सारी रोज को और कॉलम को यानी सारी सेल्स को हम मूव करवा सकते हैं, स्क्रॉल करवा सकते हैं। तो इसका उत्तर है बी कि हेडिंग्स आपके स्क्रॉल नहीं होंगे, वो फ्रीज हो जाएंगे और बाकी की रोज और कॉलम्स आपके मूव करेंगे। छठा प्रश्न है, मान लीजिए MS Excel में सेल B1, B2, B3 में कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है। इन सेलों में मौजूद वैल्यूज़ की न्यूनतम वैल्यू ज्ञात करने का सही फार्मूला क्या है।
जो 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला है मिन फंक्शन लगाएंगे जिसके अंदर ब्रैकेट में b1 वैल्यू लेंगे, फिर से मिन फंक्शन लगाएंगे और b2 और b3 के बीच में। दूसरा है मिन फंक्शन लगाकर b1 और फिर मैक्स फंक्शन के द्वारा b2 और b3 के बीच में मैक्स फंक्शन लगाया गया है। तीसरे में मैक्स फंक्शन लगाया गया है b1 के साथ और b2 और b3 के साथ मिन फंक्शन लगाया गया है और उनके आधार पर मैक्स वैल्यू ज्ञात की गई है। और चौथे में मैक्स b1 फिर मैक्स b2 और b3। तो हमें यहाँ मिनिमम वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इसलिए इसका सही उत्तर है ए, जिसमें हम पहले b2 और b3 की मिनिमम वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं और फिर जो रिजल्ट आएगा उसके साथ b1 के साथ मिनिमम वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो ए जो आंसर है वो सही है, बाकी के आंसर सही नहीं है। मैंने यहाँ पर पिक्चर में भी दिखा रखा है आपको कि मैंने 3 वैल्यू ली है, तो इनमें सबसे छोटी वैल्यू 8 है जो कि आंसर में दिखाई गई है फंक्शंस को यूज़ करने के बाद। इसके बाद अगला क्वेश्चन है डैश 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 स्क्रीन लॉक विकल्प 9 डॉट्स की एक श्रृंखला के साथ एक विशिष्ट स्वाइप पैटर्न का उपयोग करके एंड्रॉयड डिवाइस को अनलॉक करता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए, पहला स्वाइप, दूसरा पैटर्न, तीसरा पिन और चौथा पासवर्ड। तो इस तरह का जो ये 9 डॉट्स के साथ हम कोई डिज़ाइन बनाकर, कोई इस पिक्चर बनाकर और इसको एंड्रॉयड मोबाइल को अनलॉक करते हैं, इसको कहा जाता है पैटर्न। तो इसका सही उत्तर है पैटर्न, और पैटर्न के द्वारा हम इसमें मोबाइल को अनलॉक करके और यूज़ कर सकते हैं। 8वां क्वेश्चन है SSO यानी सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य क्या है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, हेल्प डेस्क की लागत कम करना, ग्राहक की संतुष्टि बढ़ाना, उत्पादकता को बढ़ाना और ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ये सभी, क्योंकि SSO एक तरह का आईडी होता है जो कि हम अपने मोबाइल पर SSO आईडी बनाकर और राजस्थान सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी सेवाओं को अपने मोबाइल पर यूज़ कर सकते हैं, जिससे ग्राहकों की संतुष्टि भी बढ़ती है। हेल्प डेस्क मतलब जहां पर ये सारी सुविधाओं को हम ऑफिशियली यूज़ कर सके या काम कर सके, वहां की लागत कम हो जाती क्योंकि व्यक्ति विशेष इनको एक्सेस करने लग जाता है, और उत्पादकता भी बढ़ जाती क्योंकि व्यक्ति अपने हिसाब से इसका काम यूज़ करने लगता है, तो हर व्यक्ति के पास ये पहुंच जाती है। तो इसलिए इसका सही उत्तर है ये सभी। 9वां प्रश्न है MS PowerPoint 2010 स्लाइड में डैश 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 को नहीं डाला जा सकता। इसके 4 ऑप्शन है, पहला गणितीय समीकरण, दूसरा वीडियो फाइल, तीसरा ऑडियो फाइल और चौथा मॉडेम। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि मैथमेटिकल इक्वेशंस, वीडियो फाइल और ऑडियो फाइल ये सब डेटाज हैं और इन सबको हम पावरपॉइंट में डाल सकते हैं, जबकि मॉडेम एक डिवाइस है जो कि इंटरनेट की सुविधा को एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसे कि हम पावरपॉइंट में नहीं डाल सकते हैं। तो इसका उत्तर है सही मॉडेम। 10वां प्रश्न, डैश 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 में आमतौर पर ईमेल द्वारा उपयोगकर्ता को एक लिंक पर क्लिक करने और उनके व्यक्तिगत डेटा दर्ज करने के लिए कहा जाता है। इसके लिए जो 4 ऑप्शन दिए हैं वो है डॉस अटैक, फिशिंग अटैक, फायरवॉल और SSL। तो इसका सही उत्तर है फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक में ईमेल द्वारा एक यूज़र को लिंक दिया जाता है उसके मेल पे और उससे कहा जाता है इसमें आप व्यक्तिगत जानकारी आपकी फिल कीजिए, और यदि वो ऐसा करता है तो इससे उनके अकाउंट्स वगैरह को हैक कर लिया जाता है और इसको कहा जाता है फिशिंग अटैक। तो इसलिए इसका सही उत्तर है फिशिंग अटैक। 11वां प्रश्न है, इंडियन IT एक्ट 2000 में कानूनों को किस क्षेत्र के लिए तैयार किया गया है। इसके 4 उत्तर है, इनकम टैक्स, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इनसाइडर ट्रेनिंग। तो इसका सही उत्तर है सी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंडियन IT एक्ट यानी इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ये इसका सही उत्तर है। तो सही उत्तर सी रहेगा। 12वां प्रश्न है, डैश एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। VLC मीडिया प्लेयर पहला उत्तर, दूसरा गूगल क्रोम, तीसरा MS वर्ड 2010 और चौथा फ्लैश मेमोरी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर इसका सही उत्तर है डी, फ्लैश मेमोरी, जो कि एक डिवाइस है, जबकि VLC मीडिया प्लेयर, गूगल क्रोम और वर्ड ये सारे एप्लीकेशन यानी सॉफ्टवेयर हैं, ये सब जिनके सहायता से हम कंप्यूटर पर कार्य करते हैं, प्रोग्राम्स हैं। जबकि फ्लैश मेमोरी एक डिवाइस है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं, जिसकी पिक्चर मैंने यहाँ आपको सामने दिखा भी रखी है। 13वां प्रश्न है, CD या DVD पर डेटा लिखने की प्रक्रिया को आमतौर पर कहा जाता है। 4 उत्तर दिए हैं, फायरिंग, बर्निंग, स्मोकिंग और वाटरिंग। तो इसका सही उत्तर है बर्निंग। यह प्रोसेस नीरो बर्न के नाम से
एक सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा हम सीडी राइटिंग का काम करते हैं, और नीरोबर्न सॉफ्टवेयर का नाम है, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम है बर्निंग प्रोसेस। तो इसका सही उत्तर है बर्निंग। 14वां क्वेश्चन है एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या है। 4 ऑप्शंस जो दिए हैं उसमें पहला है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दूसरा है सिमिलर मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तीसरा है सेम मनी ट्रांसफर प्रोटोकॉल, चौथा है सिंपल मनी ट्रांसफर प्रोसीजर। तो आपको मैं बता दूं कि एसएमटीपी जो प्रोटोकॉल है वो मेलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जब हम ईमेल भेजते हैं तो ये प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है, और इसका सही उत्तर है ए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर मेल भेजी जाती है इंटरनेट की सहायता से, तो ये प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ए। 15वां प्रश्न है दस्तावेज मुद्रित होने से पहले यह देखने के लिए कि दस्तावेज कैसा दिखाई देता है किस कमांड का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा दस्तावेज मुद्रित होने का मतलब होता है डॉक्यूमेंट प्रिंट करना। इंग्लिश में हम थोड़ा सा इसको बोलेंगे ताकि आप जल्दी समझ सकें। इसके 4 ऑप्शन है फाइल प्रीव्यू, प्री प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू और स्टैंडर्ड प्रीव्यू। सही उत्तर है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू वो कमांड होता है जिसके द्वारा हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले देखते हैं कि डॉक्यूमेंट कैसा दिखाई देगा प्रिंटिंग के दौरान। बाकी फाइल प्रीव्यू, प्री प्रिंट और स्टैंडर्ड प्रीव्यू इस टाइप के कोई ऑप्शंस नहीं होते हैं। 16वां प्रश्न है डैश 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 मूल और असंबद्ध प्रलेखन के प्रमाण प्रदान करने के लिए इंक्रिप्शन टेक्निक का यूज करता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं डिजिटल सिग्नेचर, फायरवॉल, मालवेयर और ट्रोजन हॉर्स। तो इसका सही उत्तर है ए डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर हम जो भी डेटा भेजेंगे या जो भी डॉक्यूमेंटेशन भेजेंगे उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए हमारे जो सिग्नेचर करके भेजे जाते हैं वो डिजिटल सिग्नेचर के रूप में स्टोर्ड होते हैं और वो भेजे जाते हैं। फायरवॉल एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, जबकि मालवेयर और ट्रोजन हॉर्स वायरस हैं जो कि हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। 17वां प्रश्न है एमएस वर्ड 2010 में डैश 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 एक स्थान या पाठ का चयन करता है जिसे आप नाम और भविष्य के संदर्भ के लिए पहचानते हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं बुकमार्क, क्लिप आर्ट, फॉर्मेट पेंटर और अंडू। तो इसका सही उत्तर है बुकमार्क। जिस तरह से आप मैन्युअली रीडिंग के दौरान बुकमार्क लगाते हैं ताकि बाद में जब कभी आप पढ़ाई करें वापस से उसी चीज़ को पढ़ें तो वहीं पर पहुंच जाएं, इसी तरह से हम एमएस वर्ड में भी सुविधा दी होती है ताकि हम कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ पर हम बुकमार्क इंसर्ट करवा दें और बाद में जब वापस उस जगह पर काम करने के लिए पहुँचे तो हम फटाफट उस जगह पर ओपन कर लें। क्लिप आर्ट एक सुविधा होती है वर्ड में जिसके द्वारा हम कोई भी इमेज इंसर्ट करवाते हैं। फॉर्मेट पेंटर की भी एक सुविधा होती है जो कि हमारे फॉर्मेट को पेंट कर देता है, एक फॉर्मेट को दूसरे टेक्स्ट के लिए फॉर्मेट पेंट कर देता है। और अंडू का मतलब आप जानते ही हैं कि किसी भी कमांड को कैंसिल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ए बुकमार्क। 18वां प्रश्न है निम्न में से कौन आयकर सेवाओं के अंतर्गत आता है। 4 ऑप्शंस जो दिए हैं उसमें पहला है पैन कार्ड आवेदन एंड अपडेशन, दूसरा है टिकट बुकिंग सेवाएं, तीसरा है टिकट रद्द सेवाएं, चौथा है ऑनलाइन रिफिल बुकिंग। तो इसका सही उत्तर है पैन कार्ड आवेदन और अपडेशन, क्योंकि पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना और उसको अपडेट करवाना आयकर के अंतर्गत आता है, जबकि टिकट बुकिंग सेवाएं और टिकट रद्द सेवाएं रेलवे और रोडवेज के लिए आती है और ऑनलाइन रिफिल बुकिंग गैस के लिए यूज होने वाली सेवा है। तो इसका सही उत्तर है ए। 19वां प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से ईमेल पते का वैध उदाहरण चुनिए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है www.vmou.ac.in, दूसरा है गूगल, तीसरा है rcit@vmou.ac.in और चौथा है 192.168.0.1। तो आपको मैं यहाँ बता दूं कि सही उत्तर है rcit@vmou.ac.in। पहला उत्तर जो है www.vmou.ac.in ये किसी वेबसाइट का एड्रेस है जिसमें www आता है, वो वेबसाइट का एड्रेस होता है। गूगल कंपनी का नाम है। rcit@vmou.ac.in ये ईमेल एड्रेस है जिसमें @ आ रहा है, ईमेल एड्रेस में @ आना जरूरी है। और चौथा जो है 192.168.0.1 ये DNS है, डोमेन नेम सर्वर, इसको रिप्रेजेंट करता है ये। 20वां प्रश्न है MOOCs का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है। 4 ऑप्शन दिए हैं। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मनी ऑन ऑनलाइन कोर्सेज, मोर ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मूवी ऑन ऑनलाइन कंप्यूटर साइंस। तो इसका सही उत्तर है
मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जो मैंने यहाँ आपको पिक्चर में बता भी रखा है। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे मजबूत पासवर्ड का चयन कीजिए, यानी सबसे स्ट्रेंथफुल पासवर्ड जिसे कोई भी तोड़ नहीं सके, वो कौन सा होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, 1 2 3 ABC, दूसरा है VMOU RSCIT, तीसरा है VMOU@RSCIT 1 2 3 और चौथा है 1 2 3 4। तो मैं आपकी जानकारी के लिए पहले बता दूं कि स्ट्रेंथफुल पासवर्ड वो पासवर्ड होता है जिसमें अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज़ होनी चाहिए और साथ ही साथ कुछ स्पेशल जो कीज़ होती है वो होनी चाहिए। वो पासवर्ड जो होता है जिसमें ये सारी चीज़ें होती है वो स्ट्रेंथफुल पासवर्ड होता है। तो हमारे पहले ऑप्शन में 1 2 3 ABC दिया हुआ है जिसमें डिजिट्स दिए, कैरेक्टर दिए, परंतु कोई स्पेशल यानी साइन नहीं दिया हुआ है। दूसरा जो है VMOU RSCIT, इसमें लेटर्स को कैपिटल और स्मॉल केस में यूज़ किया है पर डिजिट्स नहीं है, इसलिए इसको तोड़ना आसान होता है। तीसरा वाला जो है इसमें VMOU@RSCIT 1 2 3, इसमें कैरेक्टर्स भी है, इसमें डिजिट भी है, स्पेशल साइन भी है इसमें जैसे @ का, तो ये सबसे स्ट्रेंथफुल पासवर्ड है, यही हमारा सही उत्तर है। और चौथे वाले में 1 2 3 4 ये डिजिट्स है, इसमें केवल, इसमें कुछ भी नहीं है कैरेक्टर्स वगैरह, तो बाकी के पासवर्ड वीक पासवर्ड कहलाते हैं और तीसरा वाला जो पासवर्ड है वो स्ट्रेंथफुल पासवर्ड कहलाएगा। 22वां क्वेश्चन है, UPI का फुल फॉर्म क्या है। 4 ऑप्शंस दिए हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, अनआइडेंटिफाइड पेमेंट इंफॉर्मेशन, C है इसका यूनिफॉर्म पेमेंट इंफॉर्मेशन और D है यूनियन प्रोसेस इंटरफेस। तो इसका सही उत्तर है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसके द्वारा हम ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पिक्चर में बता रखा है कि पेटीएम, जीपे, भीम वगैरह ये जो ऐप्स हैं जिनके द्वारा हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं उन्हें कहते हैं UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। 4 ऑप्शंस दिए हैं। पहला ऑप्शन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में PDF में एक डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। MS वर्ड 2010 में फाइल प्रिंट करने के लिए Ctrl+P शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। तीसरा है, Gmail ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए यूज़ किया जाता है। और चौथा है, POS टर्मिनल वेब ब्राउज़र का एक उदाहरण है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि गलत जो कथन है वो है POS टर्मिनल वेब ब्राउज़र का एक उदाहरण है, जबकि POS वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है। POS का पूरा नाम होता है पॉइंट ऑन सेल, जो कि हम जब भी कहीं शॉपिंग करते हैं तो जहां पेमेंट किया जाता है वो एरिया जहां पर हम मल्टी मोड सिस्टम के द्वारा पेमेंट करते हैं वो एरिया पॉइंट ऑन सेल कहलाता है। जैसे आप शॉपिंग मॉल वगैरह में जाते हैं जहां पेमेंट किया जाता है वो POS कहलाता है। तो ये डिवाइस जो है जिसके द्वारा हम कार्ड स्वैप कर रहे हैं वो POS टर्मिनल का एक एग्जाम्पल है, इसलिए ये उत्तर गलत है। बाकी के 3 ऑप्शन सही हैं, तो इसका सही उत्तर है D, गलत कथन D है। 24वां क्वेश्चन, MS Excel 2010 में = लेन अंडर डबल कोट्स में VMOU RSCIT डबल कोट्स क्लोज का आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पर लेन फंक्शन दिया हुआ है। लेन फंक्शन का प्रयोग किया जाता है जो भी स्ट्रिंग दी हुई है फंक्शन के अंदर उसकी लेंथ का पता लगाना। अब यहाँ पर VMOU और RSCIT 2 लाइनों में दिया हुआ है, तो हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि VMOU और RSCIT के बीच में स्पेस है या नहीं है। यदि स्पेस है तो इसका आंसर 10 होता है, जैसा कि मैंने आपको मेरे पिक्चर्स में दिखाया है। पर यदि बाय द वे स्पेस नहीं होता है, VMOU RSCIT एक साथ लिखे हुए हैं, तो इसका आंसर 9 हो जाएगा फिर ऐसी कंडीशन में। तो यहाँ पर थोड़ी सी ये, चूंकि 2 लाइन में लेन फंक्शन लिखा हुआ दिख रहा है, तो इसलिए हम ये पता नहीं लगा पा रहे हैं, पर हमने इसको स्पेस को कंसीडर किया, इसलिए मैंने इसका उत्तर 10 बताया। और यदि स्पेस नहीं होता तो इसका आंसर 9 होता। 25वां प्रश्न देखें, डैश 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 राजस्थान के लिए SAS और PAS पास के आधार पर एंड टू एंड क्लाउड इनेबल है। तो इसके 4 ऑप्शन है, राजमेघ, राजधारा, राज सेवा द्वार और राज संपर्क। ये चारों राजस्थान सरकार के पोर्टल्स हैं। इसका सही उत्तर है राजमेघ। राजमेघ एक ऐसा पोर्टल है जिसमें सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के आधार पर हम एंड टू एंड क्लाउड इनेबल करते हैं। 26वां क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में बुलेट्स और नंबरिंग किस टैब में होता है। डैश 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 टैब में होता है। 4 टैब के नाम दिए हैं, इंसर्ट टैब, व्यू टैब, होम टैब और डिज़ाइन टैब।
तो सही उत्तर है होम टैब। मैंने पिक्चर में दिखाया हुआ है कि होम टैब ओपन है और उसमें दिया हुआ है बुलेट्स और नंबरिंग, तो इसका सही उत्तर है होम टैब। 27वां प्रश्न है विंडोज 10 में रिस्टोर पॉइंट का उपयोग क्या है। 4 ऑप्शंस जो दिए हुए हैं, पहला है दस्तावेज की हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए, दूसरा है कंप्यूटर में खराबी की स्थिति में कंप्यूटर को पुनर्प्राप्त करने के लिए, तीसरा है दस्तावेज और फाइलों को हार्ड ड्राइव में स्टोर करने के लिए, और चौथा है पुराने उत्पादों को पुनर्विक्रय करने के लिए। तो इसका सही उत्तर है कंप्यूटर में जब खराबी आ जाए या कंप्यूटर हैंग हो जाए तो ऐसी स्थिति में हमारी जो भी फाइलें वगैरह है उनको रिट्राइव यानी फिर से प्राप्त करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए रिस्टोर पॉइंट का यूज़ किया जाता है। 28वां प्रश्न है आप कंप्यूटर सिस्टम को गति, भंडारण और प्रदर्शन के अनुसार कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट पहला, दूसरा माउस, टच पैड और ट्रैक बॉल, तीसरा है जीमेल या ईमेल, और चौथा है सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। तो इसका सही आंसर है डी, जिसमें 4 कंप्यूटर के प्रकार बताए गए हैं, सुपर, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, जिसमें हम स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी और उनके डिस्प्ले के आधार पर कंप्यूटर को वर्गीफाइड करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, जबकि जीमेल और याहू मेल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने वाले सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशंस हैं। माउस, टच पैड और ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइसेस हैं। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार हैं, इसलिए इसका सही उत्तर डी है। 29वां प्रश्न निम्नलिखित का मिलान कीजिए। 3 ऑप्शंस जो दिए हुए हैं जिनको हमें मैच करना है। पहली तरफ दिया हुआ है एंड्रॉयड, इसके सामने दिया हुआ है ब्राउज़र, दूसरा क्रोम, इसके सामने मोबाइल ओएस, तीसरा फेसबुक, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एंड्रॉयड एक मोबाइल ओएस है, यानी पहले का सही उत्तर है दूसरा। क्रोम एक ब्राउज़र है, यानी दूसरे का सही उत्तर है पहला। और फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, यानी तीसरे का उत्तर है तीसरा। और ऐसा सही मिलान है सी, जिसमें पहले का उत्तर दूसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का तीसरा। तो सही उत्तर है सी। 30वां प्रश्न है MS एक्सेल 2010 चार्ट में डैश 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 डेटा बिंदु का वास्तविक मूल्य होता है। 4 ऑप्शंस दिए हैं, लीजेंड, चार्ट शीर्षक, ग्रिड लाइंस और डेटा लेवल। तो यहाँ पर सही उत्तर है डेटा लेवल। डेटा लेवल हमारी जो भी कॉलम्स वगैरह, जिस भी टाइप का हम चार्ट बना रहे हैं, उसके जो भी पॉइंट्स बनते हैं वहाँ की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इस चार्ट में जो ब्लिंक हो रही है वैल्यूज़, वो डेटा लेवल्स हैं, जो कि बताया जा रहा है कि इस जगह की वैल्यूज़ क्या है, इस पॉइंट की वैल्यूज़ क्या है। इसके बाद 31वां क्वेश्चन है डैश 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 आपको यह चुनने में सक्षम बनाता है कि किसी दस्तावेज में पैराग्राफ को बाएं दाएं मार्जिन से कितनी दूर ले जाना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इंडेंट, मेलमर्ज, बोल्ड और हाइपरलिंक। तो इसका सही उत्तर है इंडेंट। इंडेंट बटन पर हम क्लिक करके टेक्स्ट को लेफ्ट या राइट की साइड में थोड़ा सा दूर ले जा सकते हैं, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस से आगे या पीछे खसका सकते हैं लेफ्ट राइट में। जबकि मेलमर्ज एक ऐसी सुविधा होती है जो कि हम मेलिंग के लिए यूज़ करते हैं। बोल्ड हम टेक्स्ट को करके और दिखाते हैं। और हाइपरलिंक का मतलब एक और ऐसी सुविधा है जिसमें हम एक लिंक तैयार करते हैं, जिससे हम टेक्स्ट पे या दूसरी फाइल पे पहुंच सकते हैं डायरेक्ट। 32वां प्रश्न है डैश 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 और डैश 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 क्रमशः सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के उदाहरण हैं। मैं आपको इसके 4 ऑप्शन बताऊं, उसके पहले मैं आपको सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट की जानकारी दे दूं। सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन को जब हम सिलेक्ट करते हैं तो जो सिलेक्टेड टेक्स्ट रहता है वो ऊपर पावर के रूप में दिखाई देता है, और सब स्क्रिप्ट में जो सिलेक्टेड टेक्स्ट रहता है वो नीचे बेस के रूप में दिखाई देता है। तो अब देखिए 4 ऑप्शन क्या दिए हैं। पहले ऑप्शन में x, बेस में a, और दूसरे में x, बेस और पावर में b, जो कि उल्टा बता दिया है। सुपर स्क्रिप्ट में तो ऊपर होना चाहिए, यहाँ बेस में दिखा दिया, तो ये गलत है। दूसरा b जो है ऑप्शन, वो देखें x और ऊपर सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट के रूप में दिखाया गया है a, और फिर दूसरी वैल्यू इसमें दी है x और सब स्क्रिप्ट के रूप में दिया है b, जो कि सही है। तीसरे में इन्होंने x b दिया है, x a को बोल्ड बताया है, x b को इटैलिक बताया, जो कि नहीं होगा, ये गलत रहेगा। और चौथा d है जिसमें x a x b को बीच में से एक लाइन से कटा हुआ बताया, जिसे स्ट्राइक थ्रू कहा जाता है,
तो पहला, तीसरा और चौथा गलत उत्तर है, दूसरा सही है, जिसमें एक्स में ए को सुपरस्क्रिप्ट और बी को सबस्क्रिप्ट के रूप में दिखाया है, जो मैंने यहाँ पर आपको पिक्चर में भी दिखाया गया है। 33वां क्वेश्चन है, वक्तव्य 1 सेकेंडरी मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी है, वक्तव्य 2 रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। निम्नलिखित में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। पहला विकल्प जो है वो है वक्तव्य 1 सही है और वक्तव्य 2 गलत है। दूसरा है वक्तव्य 1 गलत है और वक्तव्य 2 सही है। तीसरा है दोनों वक्तव्य 1 और 2 गलत है। और चौथा है दोनों वक्तव्य 1 और 2 सही है। तो मैं यहाँ आपकी जानकारी के लिए कि बता दूं कि सेकेंडरी मेमोरी को रोम के नाम से भी जाना जाता है, रीड ओनली मेमोरी, जिसको केवल हम पढ़ सकते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी का भी यही काम होता है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन अलग अलग बातें कह रहे, तो 2 सी और डी तो आपके गलत हो चुके हैं, इसलिए ये दोनों तो सही होने ही नहीं। अब सेकेंडरी मेमोरी एक वॉलेटाइल मेमोरी नहीं होती है, क्योंकि ये ख़त्म नहीं होती जब तक कि हम इसको नहीं मिटाएं। तो ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहलाती है, यानी ये स्थायी मेमोरी होती है। तो वक्तव्य 1 गलत है और वक्तव्य 2 सही है, इसका ये सही उत्तर है, क्योंकि पहला भी गलत है कि वक्तव्य 1 सही है और वक्तव्य 2 गलत है। तो इसका सही उत्तर है वक्तव्य 1 गलत है और वक्तव्य 2 सही है, क्योंकि रीड ओनली मेमोरी में जो भी टेक्स्ट लिखा जाता है वो तब तक स्टोर रहता है जब तक कि हम उसे नहीं हटाएं, यानी वो स्थायी डेटा रखता है, इसलिए इसको स्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। 34वां प्रश्न है, डैश 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 विंडोज 10 यूजर इंटरफेस के नीचे के भाग में मौजूद होती है और आमतौर पर इसमें स्टार्ट मेन्यू होता है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला टास्क बार, दूसरा आइकन, तीसरा माइक्रोसॉफ्ट और चौथा फायरवॉल। तो विंडोज 10 के इंटरफेस में जो चीज़ें हमें दिखाई देती है वो होती है, एक तो टास्क बार जिसमें स्टार्ट मेन्यू भी होता है, तो इसका सही उत्तर है टास्क बार। आइकन भी होते हैं विंडोज 10 यूजर इंटरफेस में, पर आइकन ऊपर की तरफ होते हैं, और ये टास्क बार पर भी होते हैं आइकन और ऊपर होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम है। फायरवॉल एक एंटीवायरस सुविधा है जो कि वायरसेस को रोकती है हमारे कंप्यूटर पे, तो इसका सही उत्तर है टास्क बार, जो कि कंप्यूटर में सबसे नीचे होती है, पिक्चर में दिखाया भी जा रहा है, जिसमें कई सारे आइकन्स होते हैं जिन पे क्लिक करके हम उसे ओपन कर सकते हैं, या जो ओपन प्रोग्राम है उनकी लिस्ट हम देख सकते हैं। 35वां क्वेश्चन है, मॉडेम डैश 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 के लिए संक्षिप्त नाम है। 4 ऑप्शंस पहला दिया है मॉडल्ड, डीमॉडल्ड, दूसरा मोशन डिवाइस, तीसरा मोशन डिक्यूमेशन और चौथा मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि मॉडेम एक डिवाइस होता है जो कि हमारे द्वारा डिजिटल डेटा को एनालॉग में और फिर बाद में एनालॉग डेटा को डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम करता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की प्रोसेस। तो इन्हीं से मिलकर बना है मॉडेम, मॉड्यू, डीमॉड्यू। तो मॉडेम बना है, तो इसका सही उत्तर है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, डी। आपको मेरे ये सारे आंसर समझ में आए होंगे, और आप चेक कीजिए आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं। आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मुझे बताइए कमेंट्स करके कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि और स्टूडेंट्स को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।